हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तने के प्रकार, उसके पूर्व में पढ़ा था हम लोगों ने जड़ के प्रकार। आज देखेंगे हम लोग शाखा विन्यास, ब्रांचिंग, है ना। शाखा विन्यास, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़े, आकारिकी पढ़े, आकार कैसा होता है, किस किस प्रकार का आकार होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, रूपांतरण कैसा होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे शुरू हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों का रूट सिस्टम, है ना। रूट सिस्टम पढ़ा। अब हम लोग आगे शूट सिस्टम में, तो शूट सिस्टम में पढ़ा हम लोगों ने तना, स्टेम पढ़ा। अब पढ़ेंगे ब्रांचिंग, शाखाएँ, शाखा विन्यास। क्लियर। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और पूरे पुष्प की, पूरे पौधे की आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। पर्व तथा पर्व संधियों में विभेदित एवं मुख्य तना की आकारिकी वाले पार्श्वीय उपांगों जो कि कक्षस्थ कलिका या शीर्ष कलिका से विकसित होते हैं। कक्षस्थ कलिका और शीर्ष कलिका, दो चीज़ें बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो कक्षस्थ कलिका क्या हो रहा है और शीर्ष कलिका क्या होता है, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है स्टेम आपका। क्लियर। हमको पता है कि ये स्टेम है। तो ऊपर में जो जाएगा वो हो गया, यहाँ पे जो बर्ड निकलता है, यहाँ पे जो कलिका निकलता है उसको बोलते हैं शीर्ष कलिका। क्या बोलेंगे, शीर्ष। ऊपर में है, शीर्ष में है, इसलिए इसको बोलते हैं शीर्षस्थ कलिका। ये साइड में, यहाँ पे अगर आएगा कक्ष में, इसको बोलेंगे कक्ष, तो इसको बोलेंगे कक्षस्थ कलिका। क्या बोलेंगे, कक्षस्थ कलिका। ये हो गया आपका शीर्ष कलिका, शीर्षस्थ कलिका। ये हो गया आपका कक्षस्थ कलिका। क्लियर। यहाँ से जो विकसित होता है, पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है, ठीक है। पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है शीर्षस्थ कलिका या कक्षस्थ कलिका से जो विकसित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रांच, शाखा बोलते हैं। मुख्य तना जो होता है वो उसमें से ही विकसित होता है, उसके क्रम को शाखा विन्यास कहते हैं। ये मुख्य तना है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ विकसित हुआ, ये क्रम है ना, ये क्रम है। तो एक के बाद एक कहाँ से विकसित होगा, उसका एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है, उसको बोलते हैं शाखन, शाखा विन्यास या शाखन। क्या बोलते हैं, शाखा विन्यास या शाखन। बड़ी शाखाओं को डाल तथा छोटी शाखाओं को ट्विंग बोलते हैं, ठीक है। बड़ी शाखाओं को क्या बोलते हैं, डाल बोलते हैं, और छोटी को शाखाएं बोलते हैं, छोटी शाखा बोलते हैं, ठीक है। शाखाओं के निर्माण में जो संलग्न कलिकाओं की प्रकृति होती है वो विकसित होने वाली शाखाओं की स्थिति के अनुसार शाखा विन्यास को निम्नलिखित दो प्रकार में बांटा गया है। किसकी, उन लोगों की प्रकृति, उनका शाखाओं के नेचर के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है लेटरल ब्रांचिंग और दूसरा है डाइकोटोमस ब्रांचिंग। पहला है पार्श्व शाखन और दूसरा है द्विभाजी शाखन। पार्श्व शाखन और द्विभाजी शाखन। पार्श्व शाखन क्या होता है, पार्श्व, इसको लेटरल ब्रांचिंग भी बोलते हैं। ये कहाँ से होता है, पार्श्व मतलब होता है साइड में, ठीक है। पार्श्व का मतलब होता है साइड में। ये क्या बोलते हैं आपका कक्ष, जिसको हम लोग कक्ष अभी पढ़े थे, उस कक्षस्थ कलिकाओं से विकसित होने वाली शाखाओं को पार्श्वीय शाखा कहते हैं। उनमें लगे रहने के क्रम को क्या बोलते हैं, पार्श्वीय शाखा विन्यास कहते हैं। इस प्रकार के शाखाओं में अगर मुख्य तना कुछ निश्चित लंबाई तक बढ़ता है, क्या होता है, मुख्य तना जो है वो निश्चित लंबाई तक बढ़ता है तथा उसकी दाई और बाई और दोनों ओर शीर्ष कलिका के नीचे शाखाएं विकसित होती है। शीर्ष कलिका को यदि छोड़ दे, ये स्टेम है, ये शीर्ष कलिका को छोड़ दे, तो यहाँ से अगर वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है तो उसके साइड में पार्श्व में क्या निकलते जाता है, शाखान होते जाता है ना, शाखान होते जाता है। इसी को बोलते हैं पार्श्व शाखा। क्लियर। इतना में समझ में आ गया। इसको उसे एक शाखी, जिसमें से एक शाखा निकलता है उसको बोलते हैं एक शाखी, और जहाँ से दो शाखाएं निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, द्विशाखी। जब दो या दो से अधिक शाखाएं एक साथ निकलती है तो उसको बहुशाखी शाखा विन्यास कहते हैं। वैसे तो पार्श्वीय शाखन जो होता है वो शीर्षस्थ को अनियमित रूप से वृद्धि होता है, उसे असीमाक्षी शाखन कहते हैं, ठीक है। जहाँ से शीर्षस्थ आपका कलिका जो होता है वहाँ से अगर बहुत सारा शाखा या फिर अनियमित रूप से अगर शाखा निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, असीमाक्षी शाखन बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण है पॉलीएलेथिया, केजुराइना इत्यादि। द्विभाजी शाखन है। द्विभाजी शाखन का मतलब क्या हो गया, जो शाखाएं यदि संख्या में दो हो तो उसे द्विभाजी शाखन बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, दो द्विभाजी। तथा उस प्रकार के शाखा विन्यास को द्विभाजी शाखन या द्विशाखी शाखन कहते हैं। उदाहरण है क्लिनोगाइन और पेंडेनस।
शाखन के विभिन्न प्रकार, ये है डाइटोमस ब्रांचिंग, ये है सिंगल ब्रांचिंग, है ना, पार्श्व शाखा लेटरल, साइड साइड से निकला है। क्लियर। उसके बाद है कायांतरित रूपांतरित वायवीय तना। जो तना होता है उसका मेटामॉर्फोसिस और मॉडिफाइड कैसे कैसे होता है, उसका रूपांतरण कैसा होता है, जो होता है वो क्या होता है, देखते हैं तने में। तो पौधे के तना में विशिष्ट कार्य को संपादन करने के लिए रूपांतरण होता है। स्पेसिफिक कुछ कुछ वर्क जो होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जड़ का रूपांतरण पढ़ा, तो क्या हुआ, जड़ जो कभी कभी भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने के कारण फूल जाता है, उसके भी प्रकार होते हैं। उसी प्रकार तने में भी स्पेसिफिक कार्यों को लेकर, विशिष्ट कार्यों को लेकर क्या होता है, रूपांतरण कर लेता है ना, कायांतरण कर लेता है, रूपांतरण कर लेता है। तो जैसे है कि पर्णाभ स्तंभ, पहला है पर्णाभ स्तंभ। इस प्रकार के रूपांतरण में जो तना होता है वो रूपांतरित होकर पत्तियों का रूप ले लेता है। जो तना होता है वो कैसा दिखाई देने लगता है, पत्ती के जैसा दिखाई देने लगता है। इसमें जो तना होता है वो कैसा होता है, चपटा हो जाता है, मोटा हो जाता है तथा हरा होकर प्रकाश संश्लेषी अंग की तरह कार्य करने लगता है। ये जो स्टेम है इस प्रकार से हो जाएगा और चपटा, पतला, चपटा, मोटा और हरा होकर प्रकाश संश्लेषण के अंग की तरह कार्य करने लगता है। ये क्या होता है, जल संरक्षण हेतु वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के लिए होता है। जल संरक्षण, देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल की कमी होती है ना, बहुत ज़्यादा जल की कमी जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों को, देखो आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जो पानी ऑब्जर्व करते हैं, है ना, अवशोषित करते हैं, उस पानी को वो धीरे धीरे बूंद के रूप में बाहर निकालते हैं जितना यूजलेस होता है। तो वाष्पोत्सर्जन मतलब उनका हो गया एक प्रकार से सांस लेने की क्रिया, ठीक है, हम बोल सकते हैं नेचुरली, और होता नहीं है। लेकिन फिर ये क्या होता है कि जब वो वाष्पोत्सर्जन सारे पौधे करते हैं तो जहाँ पे पानी की कमी होती है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, है ना, मरुस्थल वाली जो भूमि होती है जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे पौधा अगर वाष्पोत्सर्जन करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, पानी तो वैसे भी कम है उसके बॉडी में, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, H2O की आवश्यकता होती है। तो उस पानी को बचाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए क्या करता है, जो तना होता है, जस्ट लाइक आपका हो गया नागफनी का, नागफनी जो होता है इस प्रकार का होता है, काटा काटा निकला होता है उसमें, है ना। तो ये क्या करता है कि इसका ये जो तना होता है ये क्या करता है, चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा मोटा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषी अंग की तरह कार्य करने लगता है। और ये इसका वर्क क्या होता है कि ये जो पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको वो रोक देता है, क्योंकि ये तो तना होता है, इसलिए ये जो तने होते हैं ये क्या करते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। और जो उसमें कांटे होते हैं, इस प्रकार के कांटे लगे होते हैं नागफनी में, ये क्या होता है, जो कक्षस्थ कलिका होता है ना, उसका रूपांतरण क्या होता है, वो कांटा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्तंभ प्रधान, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेम टेंड्रिल। ऐसे रूपांतरण होते हैं जिसमें पत्तियों की जो कक्षस्थ कलिका होती है ना, मतलब जो तने होते हैं उसकी जो कक्षस्थ कलिका होती है, ये पुष्पीय कलिका रूपांतरित होकर क्या करती है, तंतु में स्प्रिंग की तरह कार्य करने लगती है। उसके तंतु में स्प्रिंग के जैसा क्या करने लगता है, संरचना ग्रहण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतान। यह पौधे के आरोहण में सहायता करता है। पौधे के आरोहण का मतलब क्या होता है, बढ़ना, आरोही क्रम में बढ़ना आगे की ओर, या आधार या आश्रय से लिपट जाता है। उदाहरण है झुमक लता, पैसन फ्लावर जिसको बोलते हैं, या फिर एंटीगोनान आदि। स्तंभ सूल, स्टेम थ्रोन, यह रूपांतरण में कक्षस्थ कलिका जो होती है वो शाखा के निर्माण के बदले क्या करती है, कड़ा तथा नुकीला रचना में परिवर्तित हो जाती है। हम लोग रूपांतरण पढ़े तो जो शाखा बनना होता है वो क्या कर लेते हैं, कड़ा तथा नुकीला चीज़ जो होता है उस टाइप में चेंज हो जाता है, जिसे स्तंभ सूल कहते हैं। सूल मतलब होता है कांटा, है ना, ये कड़ा हो जाता है। ये इस कंटक पर पत्तियां, शाखाएं, फूल भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण है ड्यूरांटा, करौंदा, नींबू, बेल आदि। आपने करौंदा या नींबू या फिर जनरली बेल का पेड़ तो देखा ही होगा, उसमें क्या करता है, जो शाखा होता है उसमें क्या होता है, वो ना पानी की वजह से क्या करता है, वो कड़ा हो जाता है एकदम और बड़े बड़े कांटे के रूप में दिखाई देता है। नींबू का भी हो गया पेड़ जो होता है वो करौंदा का पेड़ होता है उसमें, ठीक है। फिर है पर्णाभ पर्व। ये क्या होता है, छोटे पर्णाभ स्तंभ, खासकर एक पर्व वाले जो पर्णाभ स्तंभ होते हैं उसको पर्णाभ पर्व कहते हैं। उदाहरण है शतावर या शतमूली, रस्कस का
क्लेडोड छोटा, अंडाकार एवं पत्ती के समान चौड़ा और पतला दिखता है। यह सल्क पत्र के कक्ष से विकसित होता है। जो सल्क पत्र होता है मतलब जो स्टेम होता है उसमें सल्क पत्र होता है, उसके कक्ष से ये क्या होता है, विकसित होता है। शतावर शतमूली में मुख्य अक्ष की पत्तियां कांटों में समपरिवर्तित हो जाती है। शतावर का जो पौधा होता है, शतावर हम लोगों ने सुना होगा, जनरली आयुर्वेदिक पौधा बोलते हैं जिसको। इसका जो मुख्य अक्ष होता है ना, उसकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में चेंज हो जाती है। जो पत्तियां होती है कांटों में, शाखाओं की पत्तियां सल्क पत्र के रूप में होती है। इन्हीं सल्क पत्रों की अक्ष से एक पर्व वाली शाखाएं निकलती है। फिर है प्रकलिका, बल्बिल्स, क्या बोलते हैं इसको, प्रकलिका। कुछ पौधे की कक्षस्थ कलिकाओं की शाखाओं का निर्माण नहीं करती बल्कि संग्रहित होकर बहुकोशिकीय गोल संरचना के रूप में बदल जाती है। जस्ट लाइक ये है आपका, तो यहाँ पे जो कक्षस्थ कलिका है अगर यहाँ से वृद्धि करती है तो इसमें क्या होता है, प्रकलिका में यहाँ पे कक्षस्थ कलिका होगी, वो क्या करता है, ऐसे बड़ा संग्रहित होता है, संग्रहित हो जाता है और एक गोलाकार रचना में बदल जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पत्रकलिका कहते, प्रकलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकलिका। प्रकलिका जब भी कोई पौधे से विलग होकर नम भूमि में संसर्ग में आती है तो वृद्धि कर नए पौधे में, देखो ये क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, फिर ये जब आके ज़मीन में गिर गया, ज़मीन में गिर गया तो क्या होगा, नए पौधे के रूप में विकसित करना प्रारंभ कर देती है, निर्माण कर देती है। अर्थात प्रकलिका के रूप में तना का कायिक रूपांतरण जो होता है वो वर्धी प्रजनन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उदाहरण है डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया। देखो ये है आपका थ्रॉन का उदाहरण, लेमन भी हो गया थ्रॉन का उदाहरण, जिसमें क्या होता है, कांटे रूप में चेंज हो जाता है। देखो ये है, ठीक है, थ्रॉन मतलब ये स्टेम थ्रॉन, ये भी मोटा कंटिल में चेंज हो जाता है। ये पूरा रूपांतरित वायवीय तने है ना, ये टेंड्रिल में चेंज हो जाता है। देखो ये रेसा रेसा टेंड्रिल में चेंज हो गया, ठीक है। ये भी टेंड्रिल में चेंज हो जाता है। ये सब टेंड्रिल्स वाले उदाहरण हैं। वह रूपांतरित वायु तने में ये वाला देखो आपका बल्बिल्स का उदाहरण है, प्रकलिका का डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया। ये है आपका नागफनी का, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें ये जो कक्षस्थ कलिका हो जाते हैं वो स्पाइन्स में हो जाती है। और ये क्या होता है, प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पर जो तना होता है वो पत्तियों के जैसे, मोटे पत्तियों के जैसे क्या कर लेता है, रूपांतरित कर लेता है। अब है अर्धवायवीय तने, अर्धवायवीय रूपांतरित तने। ये तो था वायवीय तने, मतलब जो अपने आप को आधार में क्या कर रखता है, स्थिर करके रखता है, ठीक है, स्थिर करके रखता है, जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है, अपने आधार से अपने ही बल पे खड़ा रहता है, ठीक है, उसको। अब अर्ध अवायवीय तना मतलब जो कभी कभी झुका भी होता है और भूमि से दोनों के लक्षण, भूमिगत दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है, मतलब थोड़ा ऊपर उठा रहता है जमीन से और जमीन के संपर्क में भी रहता है लगभग, है ना। तो इस प्रकार के इसको क्या बोलते हैं, अर्धवायवीय। इसमें क्या होती है, जो तने की शाखाएं होती है जल तथा भूमि की सतह या फिर उसके नीचे तक वृद्धि करती पाई जाती है। जो तने की शाखा होती है ना, जो तना होता है उसकी जो शाखा होती है वो जल तथा भूमि की सतह पर या उसके नीचे तक वृद्धि करती है, जिसके कक्षों की कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होकर वायवीय पौधा बना देती हैं। ये क्या करती है, ये देखो ये जमीन है, यहाँ पे जल और भूमि है, तो यहाँ पे वृद्धि करती है, फिर जो कक्षस्थ कलिका है वो क्या करती है, पौधा बना देती है इस प्रकार का, ठीक है। ये कक्षस्थ और अग्र कक्षस्थ कलिका जो होती है वो क्या कर देती है, वायवीय पौधा बना देती है। अर्धवायवीय रूपांतरण के विभिन्न प्रकार, ऊपरी भूस्तरीय, रनर और बोल। ऊपरी भूस्तरीय यह रूपांतरण जो होती है वो कुछ दुर्बल तना में देखने को मिलता है। दुर्बल तना का मतलब क्या हो गया, जो अपने आधार को मतलब आप आधार के बलबूते पर वो खड़ा नहीं हो सकता। यह रेंगने वाला तना होता है जिसमें पर्व और पर्व संध्या स्पष्ट रूप से पाई जाती है। यहाँ पे जो नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संध्या, नोड जो गांठ होता है ना, जो गांठ उसको बोलते हैं नोड, और वहीं पे छोटा छोटा और गांठ होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। क्लियर, दो चीजें हो गई, पर्व और पर्व संध्या इसमें पाई जाती है। इसके पर्व लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी पर्व संध्या के नीचे की ओर क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ये गन्ना में होता है ना, यहाँ पे नोड इंटरनोड, और यहाँ पे क्या निकलता है, ये इंटरनोड जिसमें पर्व, इसमें क्या होता है, जो पर्व होता है वो लंबा और पतला होता है ना, पर्व नोड, और इंटरनोड जो होता है वो नीचे की ओर होता है यहाँ पे, और इसमें क्या होती है, नीचे छोटे छोटे अपस्थानिक जड़ें निकलती है जो क्या करती है, पौधे को स्थिरता प्रदान करती है। जबकि ऊपर की ओर कक्षस्थ कलिका से वायवीय शाखाएं बनती है। ये कैसे, अगर इसको गन्ने को हम लोग कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं सुला के, जिससे ये वायवीय तना निकालती है।
प्रत्येक पर्व संधि से जड़ तथा वायवीय प्ररोह निकलते हैं। पर्व के टूटने पर प्रत्येक भाग से नया पौधा बना देता है। उदाहरण है आपका मार्सिलिया, ब्राह्मी बूटी, ऑक्जेलिस आदि। फिर है नेक्स्ट भूस्तारीय स्टोलोन। इस प्रकार के रूपांतरण में मुख्य तना के आधारीय क्षेत्र से तरुण शाखाएं निकलती है, परंतु ये तिरछे स्वरूप में ऊपर की ओर कुछ दूरी तक ही बढ़ती है। इसके रूपांतरण में क्या होता है, भूस्तरीय या स्टेलॉन रूपांतरण में क्या होता है, मुख्य जो तना होता है उसके आधार क्षेत्र से, जो मुख्य तना होता है ना उसके आधार, मतलब अगर ये मुख्य तना है तो यह इसके आधार क्षेत्र से क्या निकलता है, तिरछे स्वरूप में ऊपर की ओर कुछ दूरी तक बढ़ती है तथा उसके बाद नीचे की ओर क्या करती है, मुड़कर धनुषाकृत बना लेती है। फिर इस प्रकार से धनुषाकृत बनाते हुए जमीन के सतह के संसर्ग में आती है। इसके शीर्षस्थ हिस्से में प्ररोह कलिका निकलती है, सूट बड़ विकसित होते हैं तथा ये दोनों कहा जाती है साथ साथ वृद्धिशील होकर नए पौधे में परिणित कर लेते हैं। इसमें एक पौधे के तने से पौधे के तने से सभी दिशाओं में स्टुलोन्स विकसित होते हैं तथा अलग अलग दिशाओं में नए नए पौधों में वर्धी प्रजनन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का उदाहरण है वन स्ट्रॉबेरी, पिपरमेंट, पुदीना, जंगली गुलाब इत्यादि। फिर है अंतः भूस्तारी शकर जिसको बोलते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण में क्या होता है, जो मुख्य तना होता है वो आधारीय क्षेत्र से शाखाएं निकलते हैं। ठीक है, ये शाखाएं कुछ देर तक भूमि के अंदर ही तिरछे रूप में बढ़ती है तथा कुछ दूरी बढ़ने के बाद भूमि के बाहर निकल आती है। ये इसका आधार क्षेत्र है, यहाँ पे निकलता है तो ये भूमि के अंदर वृद्धि करती है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर बाहर आती है। अपने शीर्षस्थ हिस्से से ऊपर प्ररोह एवं भूमि में अपस्थानिक मूल का निर्माण करती है। इस तरह से एक मुख्य तना से अनेक वर्धी पौधे अंतः भूस्थायी के बनने के कारण बढ़ जाते हैं। उदाहरण है आपका पुदीना, सेवंती। फिर है भूस्तारिका। चौथा है आपका ऑफसेट बोलते हैं जिसको, भूस्तारिका। यह रूपांतरण जो होता है वो जलीय पौधों में पाया जाता है। लक्षण तो ऊपरी भूस्तारी की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके जो पर्व होते हैं मतलब इंटरनोड्स जो होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं, जबकि भूस्तारी जो होते हैं ऑफसेट कहलाते हैं। जो इंटरनोड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑफसेट। उदाहरण है जलकुंभी, जल गुलाब आदि। इन पौधों में पत्तियों का जो समूह होता है वो एक ही स्थान पर होता है, जिसमें से किसी भी पत्ती के कक्ष से एक शाखा निकलती, कोई भी पत्ती होता है उसके एक कक्ष से शाखा निकलती है जो मोटी होती जाती है तथा पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है। क्या करती है, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है। इनके शीर्ष के ऊपरी हिस्से पर वर्धी कली विकसित होती है जो कि अंततः पत्तियों के गुच्छा का निर्माण करती है। क्या करती है, समूह का निर्माण करती है। ठीक है, उसके निचले हिस्से में अपस्थानिक मूलों की विकसित होती है। अपस्थानिक जड़ों की कुछ समयांतराल के पश्चात भूस्तारिका नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, नया पौधा स्वतंत्र रूप से तैरते हुए वृद्धि करने लगता है। इस तरह का रूपांतरण उन जलीय पौधों में देखने को मिलता है जिनमें जीवन क्षम्य विएबल बीजों का निर्माण नहीं होता। वाइएबल मतलब जिसमें बीजों का निर्माण नहीं होता, उसमें इस प्रकार का रूपांतरण जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर, क्योंकि इससे वर्धी प्रजनन का कार्य संपन्न होता है। ये है स्टोलोन ऑफ स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट हम लोग ने जो पढ़ा भूस्तारिका है ना, ये है आपका ऑफसेट का उदाहरण। ये है आपका जलकुंभी वाला आखिरी वाला उदाहरण 4 नंबर का। फिर है रूपांतरित भूमिगत तना। भूमि की सतह में जो विकसित और वृद्धि करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भूमि। हमारा जो जमीन होता है उसकी सतह से नीचे जो विकसित और वृद्धि करते हैं उस तने को भूमिगत तने कहते हैं। भूमिगत तनों में जियोफिलस स्वभाव के कारण इनमें हरे रंग का अभाव होता है। जियोफिलस नेचर क्या होता है, जिसमें आपका क्लोरोफिल जो होता है वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग हरा नहीं होता है। इनकी पहचान तने के रूप में निम्न लक्षणों की उपस्थिति के आधार पर करते हैं। अब तना है वो कैसे पता चलेगा, हम तो जनरली जानते हैं कि जो तना है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए उसको हम लोग तना बोलते हैं। लेकिन जो भूमिगत तना होता है उसको हम लोग तना कैसे जानेंगे, तो उसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। उसमें क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स उपस्थित होते हैं। पर्व संधियों पर स्कैल्प लीफ होते हैं। पर्व जो संधियां होता है उसमें अपस्थानिक मूलें होती हैं। फाइब्रस रूट जिसको बोलते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट 2 रूट होते हैं ना, मुसला जड़ तंत्र और ये है आपका अपस्थानिक मूल। इनके भी शीर्ष जो होते हैं शीर्षस्थ कलिका उपस्थित होती है तथा शल्क पत्र के कक्ष में, जो शल्क पत्र का जो कक्ष होता है उसमें कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। इस प्रकार का यदि अगर उनमें लक्षण पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत तना।
प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने भूमि के ऊपर पाए जाने वाले भाग को जीवित रखने में सक्षम नहीं हो पाती। कुछ कुछ जो पौधे होते हैं उनमें प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है तो जो जमीन के सतह के ऊपर में जो भाग दिखाई देता है उसको जीवित करने में ये सक्षम नहीं हो पाती है, और यह प्रायः पानी का कमी होता है या फिर ठंडी और गर्मी से बचने के लिए क्या करती है, ये जो तने होते हैं भूमिगत हिस्से से भोज्य सामग्री एकत्रित करते हैं और अपने अस्तित्व को आने वाले अनुकूल समय के लिए क्या करते हैं, बचाए रखते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है यह भूमिगत तना विकसित होकर क्या करता है, पौधे का नया वायवीय भाग बना लेता है। भूमिगत तना 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, 4 प्रकार का देखते हैं। पहला है प्रकंद, जिसको बोलते हैं राइजोम। ऐसे रूपांतरित तना जो होते हैं वो भोज्य पदार्थों का संग्रह करने के कारण स्थूलकाय हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और सतह के नीचे क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से वृद्धि करते हैं। इनकी पर्व संधियां जो होती है सल्क पत्र एवं अग्रभाग पर कलिका होती है जो वायवीय प्ररोह बनाती है। भूमिगत स्थिति में वृद्धि पार्श्व कलिकाओं की मदद से होती है। ठीक है। प्रकंदों के प्रत्येक शाखा के पास नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। उदाहरण है आपका अदरक, हल्दी और आइरिस। यह है अदरक का प्रकंद। फिर है स्तंभ कंद, पौधे का भूमि के अंदर बनाने वाला अनियमित रूप से फूला हुआ मांसल भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, कंद कहलाता है। ठीक है। स्तंभ कंद किसको बोलते हैं, जो भूमि के अंदर बनने वाला अनियमित आकार का जो भाग होता है उसको बोलते हैं मांसल कंद। कंद का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, वो आधारी क्षेत्र से शाखाएं निकलती है, जमीन में वृद्धि करती हैं, उनका जो आधार भाग होता है वहाँ से शाखाएं निकलती हैं और जमीन में वृद्धि करती है तथा इनके शीर्ष हिस्सों में भोज्य सामग्री का संचय होता है। मतलब यहाँ ये अगर है तो इसके शीर्ष हिस्सों में भोज्य सामग्री का संचय होगा जिसके कारण ये फूलकर अनियमित आकृति की गोल, अंडाकार, शंक्वाकार रचनाएं में बदल जाती है। मतलब आकृति जो होती है वो अनियमित होती है। उदाहरण है आपका आलू, साइपेरस, ट्रोटंडस, आर्टिकोक आदि। आलू स्तंभ का अच्छा उदाहरण है। इसकी सतह पर अनेक अर्धचंद्राकार गड्ढे के रूप में पर्व संधियां होती है। आप लोगों ने सामान्यतः अपने घर में आलू देखा होगा, आलू में छोटे छोटे बर्ड्स निकलते, कलिकाएं निकलती हैं। जब आलू जो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब या फिर उनमें छोटे छोटे गड्ढे आकार की संरचना होती है, उसको बोलते हैं नोड्स। प्रत्येक पर्व संधि तथा उसमें स्थित कक्षस्थ कलिका को एक साथ अक्षी, आइस कहते हैं। आँख, आलू जो होता है उसमें आँख होता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। अक्षी की कक्षस्थ कलिका ही अनुकूल स्थिति में विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है। यह है आपका सिंगल पोटैटो ट्यूबर। बंच ऑफ पोटैटो ट्यूबर, यहाँ से हर आलू से क्या होता है, नए पौधे का विकास हो जाता है। फिर है सल्क कंद। स्कंद कंद के बाद है आपका प्रकंद पढ़े, प्रकंद पढ़े, स्तंभ कंद पढ़े, अब पढ़ेंगे सल्क कंद, बल्ब। इस प्रकार के रूपांतरण में क्या होता है, जो स्तंभ होता है वो अत्यंत छोटा होता है और डिस्क नुमा होता है। डिस्क रूपी तने पर अत्यंत पास मांसल तने सल्क पत्र में लगे होते हैं। तने के निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकली होती हैं। क्या बोल रहे हैं सल्क कंद में, इसमें कि जो रूपांतरण होता है वो अत्यंत छोटा होता है साइज में और डिस्क नुमा होता है। तो जो डिस्क नुमा तना होता है वो अत्यंत पास होता है और मांसल तना होता है सल्क पत्र में। तने के निचला भाग जो होता है वो उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलती है, इस प्रकार का होगा मांसल, और अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है। सल्क कंद जो होता है वो कंचुकित प्रकार का होता है। इस प्रकार के सल्क कंद में सल्क पत्र एक दूसरे से पूर्ण रूप से ढके होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक होते हैं, जिससे दूसरा जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जिसको क्या बोलते हैं, सकेंद्रित बोलते हैं। बाहर सूखे सल्क पत्र का जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिक बोलते हैं। क्या कहते हैं, बाहर जो सूखे सल्क पत्र का आवरण उपस्थित होता है उसको ट्यूनिक कहते हैं। उदाहरण है आपका प्याज। प्याज कैसा होता है, सल्क पत्र एक दूसरे के ऊपर ऐसा ढके होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिक बोलते हैं। ठीक है। ये देखो, ये सल्क पत्र जो आपस में एक दूसरे में ढके हुए हैं और इस ढके हुए भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं सल्क कंद का उदाहरण, इसको कंचुकित। कंचुकित मतलब होता है ट्यूनिकेटेड, एक के ऊपर एक, संकुचित या ट्यूनिकेटेड बोलते हैं इसको, एक के ऊपर एक दूसरे को ढके हुए होते। क्लियर। फिर है सल्की सल्क कंद।
स्केली इम्ब्रिकेट बल्ब, इसमें एक सल्क पत्र जो होता है वो संपूर्ण सल्क कंद को पूर्णतः नहीं ढकते हैं। इनमें इकाइयों के रूप में मतलब अलग अलग रूप में सल्की कदिकाएं जो होती हैं पाई जाती है। उदाहरण है लहसुन, लीली। सल्क कंद को भूमिगत संपरिवर्तित कलिका कह सकते हैं। जो सल्क कंद होता है उसको भूमि के अंदर जो रहने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, भूमि संपरिवर्तित कलिकाएं कह सकते हैं। लहसुन कैसा होता है आप लोगों को पता है, एक एक इकाई के रूप में अलग अलग निकल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सल्की सल्क कंद बोलते हैं। फिर है घन कंद, ठीक है। इस प्रकार के रूपांतरण में रूपांतरित आधारीय जो तना होता है वो संग्रथित होकर गोल परंतु उदग्र रूप से चपटा होता है। कैसा होता है, उदग्र रूप से चपटा होता है। इस पर सल्क पत्र एवं अनेक अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक अपस्थानिक कलिका जो होती है वो आकार में छोटा होता है, ठीक है। ये है आपका। फिर इसको क्या बोलते हैं, छोटे घन कंद के होता है, इसे पुत्री घन कंद कहते हैं, डॉटर कॉम कहते हैं। इन पुत्री घन कंदों के अन्य प्रकार से विकसित होते हैं तथा इन्हें पृथककृत कर लगाने में नया पौधा विकसित हो जाता है। मतलब अलग अलग भी उसको इकाई के रूप में निकाल के लगाएंगे तो वो अलग अलग नए पौधे को जन्म देगा। उदाहरण है ओल अर्थात जिमीकंद। इसकी जो पुत्री कलिका होती है वायवीय, देखना क्या होता है, जिमीकंद आप लोगों ने देखा होगा, उसमें अलग अलग बर्ड्स निकलने जाते हैं छोटे छोटे उसके साइड से। उसको अगर हम लोग अलग अलग जमीन में लगाएंगे तो वो अलग अलग नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, घन कंद। इस पुत्री कलिका वायवीय प्ररोह बनाती है और इसके निचले क्षेत्र से क्या निकलता है, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तना का क्या क्या कार्य है देखते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम, सामान्य कार्य क्या क्या है, तो यह शाखाओं, पुष्पों, फलों तथा पत्तियों को धारण करने का कार्य करती है। तने में ही क्या क्या लगा रहता है, तने में ही शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं, पुष्प होते हैं, फूल, फल होते हैं तथा पत्तियों को धारण का कार्य करता है। तना जो होता है वो पादप के विभिन्न वायवीय अंग जो होता है, मतलब वो सूट सिस्टम जितने भी होते हैं है ना, जड़ तंत्र बोलते हैं और प्ररोह तंत्र बोलते हैं। तो जो ऊपर का सूट सिस्टम होता है उसके वायवीय अंग संवहन उत्तक से संबंधित अतः संयुक्त होते हैं। अतः तना उन तक जल तथा खाद्य पदार्थों के संवहन का कार्य संपन्न करता है। यह जड़ द्वारा अवशोषित किए गए जल तथा लवणों को शीर्ष क्षेत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो आपका तना होता है वो क्या करता है, जड़ द्वारा जो अवशोषित जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या वे वाटर को ऑब्जॉर्व करा रहता है उसको क्या करता है, ऊपरी भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आपका तना करता है। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्तंभ के भूमिगत तथा वायवीय रूपांतरण। कायिक प्रवर्धन में वेजिटेटिव प्रवर्धन मतलब क्या, कायिक प्रवर्धन मतलब क्या करता है, ये जो उनका बॉडी होता है, काया मतलब हो गया बॉडी, जो पौधे का बॉडी होता है उसको प्रोपगेट करता है, बढ़ाता है। फिर ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करता है। तरुण काल में मतलब जब प्री मैच्योर्ड होता है जो तना, उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। तथा प्रायः तरुण तना जो होता है वो क्लोरोफिल युक्त होता है। मतलब कोई भी, जैसे अगर आम का पौधा देखेंगे तो जब आम का जो वृक्ष होता है जब वो छोटा होता है तो हरा, उसका स्टेम भी हरा होता है, जब बाद में होता है तो वो भूरा हो जाता है। तो जब तक वो ग्रीन कलर का रहता है तब तक वो क्या करता है, क्लोरोफिल युक्त होता है। तो ये क्या करता है, विशिष्ट परिस्थितियों में इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये पदार्थों का संचयन करता है, जल का संचयन करता है, वर्धी प्रजनन कर सकता है जो तना होता है, परिरक्षण करता है, आरोहण जैसे कार्यों को संपादित करता है। क्लियर। तने में रूपांतरण, तने का कार्य समझ में आ गया, और शाखा विन्यास समझ में आ गया। अब है पत्ती की आकारिकी। अब पत्तियों के बारे में जानेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। तना एवं शाखाओं के पर्व संधि से अग्र अभिसारी क्रम में, ये हो गया तना, फिर हो गया शाखा। अब शाखा में अग्र अभिसारी क्रम बोल रहे हैं ना, मतलब आगे की ओर। पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ पत्ती निकलेगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। अग्र अभिसारी क्रम में क्या निकलता है, लीफ निकलता है, ठीक है। पार्श्व साइड से निकलता है ना, बीच से तो नहीं निकलता, तो शाखा के साइड से निकलता है और संश्लेषी अंग की तरह कार्य करता है। यह भी क्या होता है, हरा कलर का होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को संपादित करता है। पत्तियों से ही जो पानी होती है वो बूंद बूंद कर बाहर में निकलती है और शरीर में, पौधों की शरीर में, वृक्षों के शरीर में क्या करती है, पौधों पानी की मात्रा को नियंत्रण करके रखती है। ये विविध प्रकार के पादप हार्मोन के संश्लेषण स्थल की तरह भी कार्य करती है। पत्तियों में बहुत सारे पादप हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है
तथा पुष्पन, फलन एवं फल परिपक्वन आदि के क्रम में होने वाले जैव रासायनिक परिवर्तनों को भी निर्धारित करते हैं। ये प्रायः पर्व संधि से पृष्ठधारी की ओर संपिंडित उपांगों के रूप में लगी रहती है। क्लियर? पत्तियां क्या होती है समझ में आ गया ना। पत्तियों के लक्षण, इनके अक्ष कक्षस्थ कलिका होती है, इनके अक्ष में ये हो गया आपका बीच में जो होता है उसको बोलते हैं अक्ष। इन कक्षस्थ कलिका होती है, ये प्ररोह के शीर्ष से उभार के रूप में विकसित होने वाला आधक प्रीमोर्डिया से विकसित होता है, जो कि प्ररोहाग्र के नीचे होता है। ये प्ररोह मतलब क्या हो गया, स्टेम शूट सिस्टम हो गया, इसके उभार वाले भाग से विकसित होता है। इन पर कलिकाओं तथा इसमें विभाज्योतक का अभाव होता है। जो पत्तियां होती है उसमें कलिका नहीं होती, उसमें बड्स नहीं पाए जाते। स्टेम में बड्स पाए जाते हैं, शाखा में बड्स पाए जाते हैं, लेकिन पत्तियों में कलिकाओं का अभाव होता है और विभाज्योतक का भी अभाव होता है। विभाज मतलब वो विभाज नहीं होते, मतलब टूटता नहीं है, अलग अलग नहीं होता है। पत्तियों के शीर्ष पर मूलाग्र या प्ररोराग्र की तरह विशिष्ट विभाज्योतक कोशिकाओं का संगठन नहीं पाया जाता, क्योंकि इनको अलग अलग नहीं होता, टूटना नहीं होता। ये निश्चित वृद्धि वाली होते थे, इनका विकास तना या शाखाओं का अग्रभिसारी क्रम में होता है। ये अनियमित आकार की नहीं होती है, मतलब जो आकार में होगी कुछ डिसीज होने के कारण या कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका आकार चेंज होता है, नहीं तो ये शेप और साइज में लगभग समान होती है, इसलिए इसको निश्चित वृद्धि बोलते हैं। यह तना का पार्श्वी भाग होता है, तने से पार्श्व में तने के साइड में निकलता है तथा पर्व संधियों से लगा होता है। हरे रंग की पत्तियों को सामान्य पत्ती या फॉलिएज पत्ती कहते हैं। जो हरे रंग की पत्तियां होती है, जिन पौधों में, जिन वृक्षों में जैसे आम, अमरूद, कटहल, बरगद आदि में क्या होती है, पत्तियां जो होगी हरे रंग की होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉलिएज पत्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिएज पत्ती। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और जो जिसमें अलग कलर का पत्ती होता है या किसी अन्य रंग की पत्ती होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्केल लीफ कहते हैं, सल्क पत्र कहते हैं, स्केल लीफ या सल्क पत्र कहते हैं। क्लियर? अब है प्रारूपिक पत्ती के भाग, पार्ट्स ऑफ द टिपिकल लीफ। जो पत्ती होती है उसका भाग क्या क्या होता है, तो पत्तियों में 3 प्रकार के भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णिफलक। क्या क्या, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णिफलक। तो पर्णाधार क्या होती है, पत्ती का वह क्षेत्र या हिस्सा जिसकी सहायता से यह तना या शाखा के पर्व संधि से जुड़ी रहती है, पर्णाधार कहलाता है। जो पर्णाधार होता है वो क्या कहता है, पत्ती की का वह क्षेत्र होता है, वह हिस्सा होता है जिसकी सहायता से तना या शाखा के, ये कहाँ से, यहाँ से जुड़ा होता है ना, यहाँ शाखा, यहाँ से क्या हो गया, पत्ती निकली। तो ये वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पर्ण आधार बोलते हैं। पर्ण आधार को अगर हम लोग तो 2 भागों में तोड़ के देखेंगे तो पर्ण आधार, पत्ती का जो आधार होता है उसको पर्णाधार कहते हैं। क्लियर? अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार के पर्णाधार होते हैं। अनुपर्ण या अनुपत्र, दूसरा है स्टिप्यूल्स, अनुपत्र या अनुपर्ण। पत्तियों के पर्णाधार से यदि छोटी छोटी आउटग्रोथ के रूप में कोई रचना लगी होती है, मतलब कोई पत्ती देखना, कोई भी पत्ती जो होती है उसमें अगर ऐसे छोटा छोटा कुछ लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुपत्र कहते हैं। अनुपत्र रहित पत्तियों को अनुपत्री एक्सटिप्यूलेट कहा जाता है। यदि अनुपत्र पत्तियों के विकसित होने से पहले गिर जाता है, यदि जो पत्ती है वो जब बड़ा होता है, मैच्योर्ड होता है, तो उससे पहले ये यदि अनुपर्ण गिर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कैडुकस। जैसे भारतीय रबड़, उसको क्या बोलते हैं, कैडुकस बोलते हैं। जैसे कि भारतीय रबड़, चंपा, बरगद आदि के पत्तियों में होता है। कुछ पौधे जैसे चरोटा, डिलेनिया आदि में कुछ समय तक लगे रहने के पश्चात गिरते हैं, तो ऐसे अनुपर्ण को क्या बोलते हैं, पर्णपाती। जब पौधा जो मैच्योर हो जाता है, मतलब जो पत्तियां जो मैच्योर हो जाती है, उसके बाद यदि अनुपर्ण गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, पर्णपाती कहते हैं, डेडिकस बोलते हैं। यदि अनुपर्ण पत्तियों के साथ जीवन भर लगे रहते हैं तो इसको चिरस्थायी बोलते हैं। रेसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट। 3 प्रकार के अनुपर्ण होते हैं। अनुपर्ण में 3 प्रकार होता है। पहला होता है पर्णपाती, जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, अनुपाती कहते हैं। अनुपाती का क्या होता है, जिसमें अगर पत्ती का विकास नहीं हुआ रहता है और अनुपर्ण गिर जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटिप्यूलेट, अनुपत्रित, है ना, कैडुकस बोलते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है आपका भारतीय रबड़, चंपा। फिर है पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब क्या होता है, जब पत्तियां थोड़ी विकसित हो जाती है उसके बाद वो गिरती है अनुपर्ण या अनुपत्र, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, पर्णपाती। उसके बाद क्या होता है, चिरस्थायी। जब तक पत्तियां लगी होती है शाखा में तब तक अगर अनुपत्र प्रेजेंट है उसके साथ तो उसको बोलते हैं चिरस्थायी। ये आता है
एग्जाम में अनुपर्ण अपने आकार, स्थिति, प्रकृति तथा संख्या के आधार पर निम्न लिखा अनुपर्ण के प्रकार क्या क्या है, किसके किसके आधार पर है, आकार, स्थिति, प्रकृति और संख्या के आधार पर। तो स्वतंत्र पार्श्व अनुपर्ण फ्री लेटरल स्टिपुलेट पर्णाधार के दोनों और स्वतंत्र दो की संख्या में पतले, कोमल और छोटे उभार के रूप में अनुपर्ण यदि उपस्थित है तो उन्हें स्वतंत्र पार्श्व अनुपर्ण कहते हैं। जस्ट लाइक ये अगर पत्ती है तो यहाँ पे छोटे छोटे कोमल जो उभार होते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र पार्श्व अनुपर्ण। दोनों साइड में निकले हैं, ऐसे अनुपर्ण गुलहड़, भिंडी, हॉलीहॉक, कपास आदि में देखा जाता है। फिर है अभिलग्न अनुपर्ण एडनेट स्टिपुलेट। लक्षणों में ऐसे अनुपर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र पार्श्वी प्रकार के होते तो हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, शीर्ष को छोड़कर पर्णाधार क्षेत्र से लगे पर्णवृंत के कुछ हिस्से तक उससे जुड़े रहते हैं। ये पंख के सदृश दिखते हैं। उदाहरण है गुलाब। पर्ण पत्रवत अनुपर्ण, दो की संख्या में बनने वाले स्वतंत्र तथा पत्तीनुमा अनुपर्ण को क्या बोलते हैं, पत्रवत अनुपर्ण। पत्ती के समान जो रहता है, देखो इस प्रकार का होगा तो उसको बोलेंगे पत्ती के समान, पत्ती के जैसा ही दिख रहा है तो इसको पर्णवंत बोलते हैं। यह होता है मटर में खेसरी, जो तीवरा बोलते हैं, तीवरा उसमें पाया जाता है उसके पत्तियों के साथ। फिर है प्रतान अनुपर्ण टेंड्री स्टिपुलेट, यदि अनुपर्ण लंबे, पतले तथा स्प्रिंग नुमा रचना के रूप में हो। ये है पत्ती और इसमें लंबे पतले इस प्रकार की रचना के रूप में होता है। और आश्रय के समय जब इसको आश्रय चाहिए होता है इस पौधे को, तो ये क्या करता है, आरोहण करता है पौधे का, उन्हें प्रतानिक अनुपर्ण कहते हैं। उदाहरण है स्माइलेक्स का। फिर है कंटिक अनुपर्ण, ये क्या होता है, बेर, बबूल आदि में अनुपर्ण तो स्वतंत्र पार्श्व प्रकार के होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कड़े रचना के रूप में होते हैं, इस प्रकार के जो नुकीले रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर। फिर है वृंत मध्यस्थ अनुपर्ण, जिन पौधों में अभिमुखी पत्तियां जो होती हैं, अपोजिट लीव्स जो होती हैं, उनके पर्णाधार से निकले अनुपर्ण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे दोनों अभिमुख पत्तियों के दोनों पर्णवृंतों के मध्य स्थित पर्णसंधि के स्थूल रूप में उपस्थित होते हैं। उदाहरण है आपका कदम और इक्जोरा। फिर है अंतवृत्ति इंटरप्टेलर, जब दो अभिमुख पत्तियों के वृत्त के बीच स्थित दो अनुपर्ण भीतरी किनारे में आपस में मिलकर कक्षा में लगे रहते तो अनुधर्ण निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतवृत्ति पर्णधर कहते हैं। उदाहरण है गार्डेनिया, हाउयुनिया आदि। फिर है नालाकार अनुपर्ण, कुछ पौधों जैसे पॉलीगोनम में आदि में अनुपर्ण जो होते हैं वो ट्यूब लाइक होता है, इस प्रकार का है तो उसमें ट्यूब लाइक इस प्रकार का रचना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, घेरे रहता है। ठीक है। तथा पर्व अनुपर्ण कार्य अनुपर्ण का कार्य, अब देखते हैं ये क्या करता है, कुछ देर तक घेरे रहता है। अनुपर्ण को क्या कहता है, नलाकार अनुपर्ण जो होता है उसको पर्व जो हो आधे दूर तक घेरे रखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुपर्ण के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टिपुल्स। अनुपर्ण का मुख्य कार्य क्या होता है, कक्षस्थ कलिकाओं की रक्षा करना, जो कक्ष में कलिका होती है उसकी रक्षा करना। इसके अतिरिक्त यह प्रकाश संश्लेषण, आरोहण तथा पशुओं से पौधों की रक्षा करने के लिए भी यूज होता है। कंठवृंत वाला जो होता है ना, कांटा वाला या फिर ट्यूब लाइक, ये सब क्या करता है, पशुओं से रक्षा भी करता है पौधों का। ठीक है। पर्णवृंत पत्ती का वह भाग होता है जो डंठल की तरह कार्य करता है, पर्णवृंत पेटियोल, तथा पत्र फलक के बीच में स्थित होता है। ये जो होता है ये आपका पत्ती हो गया, इसके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं डंठल, अपने द्वारा संयुक्त रहता है। पर्णवृंत कहलाता है, जिन पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है उसको पर्णवृंती, तथा जिनमें इसका अभाव होता है उसको अवृंती कहते हैं। जिस पत्ती में इसका प्रेजेंट होता है उसको पर्णवृंती, और जिसमें अभाव होता है उसको बोलते हैं अवृंती। यह अनुपर्ण के प्रकार का चित्र।